Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. सबसे पहले बात करते हैं रुधिर परिसंचरण की। रुधिर परिसंचरण का क्या मतलब है कि बच्चों जो हमारा शरीर है उसमें पूरे में मांसपेशियां फैली हुई है। अगर हम मांसपेशियों को देखें तो इनमें हमको दो रंग दिखाई देता है, एक तो नीला रंग और एक लाल रंग, दूसरा होता है लाल रंग। तो दो तरह के रंग हमको हमारी मांसपेशियों में दिखाई देता है। अगर हम हमारे हाथ को भी ध्यान से देखें तो उसमें हमें नीले रंग की मांसपेशियां और लाल रंग की मांसपेशियां दोनों दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जो लाल रंग की मांसपेशियां होती है उसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह करता है। ऑक्सीजनित मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन है। जैसे हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारे खून में मिलता है तो उस रक्त को बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त। जब ऑक्सीजनित रक्त हमारी मांसपेशियों में जाता है तो वहाँ पे ये जो ऊर्जा प्रदान करता है और वहाँ पे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त के साथ आती है उसका रंग हो जाता है नीला और उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो उसको विऑक्सीकृत रक्त कहते हैं या विऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, जबकि O2 वाले को ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं कि नीला और लाल रंग क्यों होता है। अब कुछ और बात करते हैं कि जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, हृदय है, वो पूरे शरीर में धक्के के साथ रक्त को भेजता है और ये 1 मिनट में कितनी बार धक्का मारता है? 72 बार। मतलब हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हृदय में संकुचन करने की शक्ति होती है, मतलब ये संकुचित हो सकता है और फैल सकता है, चिपक सकता है, फैल सकता है, तो उसी से वो धक्का बनाता है। तो ये 1 मिनट में प्रति मिनट ये 72 बार संकुचन करता है, अर्थात एक बार संकुचन करने में इसको 0.8 सेकेंड लगते हैं। मतलब एक बार धड़केगा तो 0.8 सेकेंड का वक्त इसमें लगता है। अब यहाँ पे हृदय जब संकुचित होता है, संकोच प्रकुचन, और जब हृदय संकुचित होता है तो उसे संकोच प्रकुचन कहते हैं या फिर सिस्टोल। सिस्टोल हिंदी में भी लिखा रहता है बहुत सारी किताबों में, सिस्टोल। तो दोनों शब्द ध्यान रखना है कि सिस्टोल क्या होता है या संकोच प्रकुचन क्या होता है। और शिथिलावस्था क्या होती है? शिथिलावस्था अनुशिथिलन। जब मान लो ये हृदय है, जब ये पिचकेगा तो उसको हम बोलेंगे संकोच प्रकुचन, और जब ये वापस फूलेगा या शिथिल अवस्था में आएगा तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोल या फिर शिथिलावस्था अनुशिथिलन। अगर हम हमारे हृदय को देखें तो इसमें 4 कोष्ठ होते हैं बच्चों। एक तो ये बंद, अगर हमारे हृदय की संरचना देखें तो एक बंद मुट्ठी जो होती है, हमारी हाथ की मुट्ठी, उसकी तरह इसकी संरचना होती है। और इसके 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ मतलब हमारे हृदय के अगर मैं 4 भाग में तो तोड़ दूं तो इस तरह से 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ पे देखो, एक वाला कोष्ठ ये रहा, उसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाला पूरा कोष्ठ है, उसके बाद ये ऊपर वाला कोष्ठ, 2 कोष्ठ, एक ये तीसरा कोष्ठ रहा और ये वाला चौथा कोष्ठ। ऊपर वाले कोष्ठ को हम बोलते हैं आलिंद। ऊपर वाले जो कोष्ठ होते हैं उनको हम बोलते हैं आलिंद। तो जो दाईं तरफ है वो दाया आलिंद और बाईं तरफ बाया आलिंद। उसी तरह नीचे वाले कोष्ठों को हम बोलते हैं निलय। तो दाया निलय और बाया निलय। अब ये दोनों कोष्ठों को बीच में से एक परत अलग करती है, वो होती है विभाजिका। विभाजिका क्या करती है? दोनों कोष्ठ जो होते हैं दाएं और बाएं कोष्ठ, उनमें बीच में एक दीवार की तरह काम करती है। मान लो ये है दाया आलिंद, ये है बाया आलिंद। उसी तरह ये है दाया निलय और ये है बाया निलय। अब इनके बीच में जो दाएं और बाएं भाग को विभाजित करेगी वो होती है विभाजिका। विभाजिका मतलब विभाजित करने वाली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझ में आती है। उसके बाद जब ऊपर और नीचे वाले कोष्ठ होते हैं इनके बीच में वाल्व लगे होते हैं बच्चों। वाल्व लगे होते हैं। वाल्व ऐसी युक्ति होती है जो खून को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजती है। अब वाल्व क्या होते हैं कि एक ही दिशा में खून को भेज सकते हैं।
मान लो अगर ऊपर से नीचे खून आ गया तो वापस नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसी युक्ति होती है वाल्व। तो वो भी हम समझेंगे। तो इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि हृदय के भीतर 4 कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठ दाहिने और 2 कोष्ठ बाईं तरफ होते हैं। जो दाएं कोष्ठ होते हैं और 2 कोष्ठ बाईं तरफ होते हैं। दाहिने और बाएं कोष्ठों के ऊपर बीच में एक विभाजिका होती है। विभाजिका दोनों ओर के रुधिर को मिलने नहीं देती, मतलब दोनों तरफ के जो कोष्ठ होते हैं उनका रुधिर मिल नहीं जाए, इसलिए विभाजिका लगाई होती है। प्रत्येक ओर एक कोष्ठ ऊपर, जिसको हम आलिंद कहते हैं, ऊपर वाले कोष्ठों को हम आलिंद कहते हैं, जबकि नीचे वाले कोष्ठों को हम निलय का नाम देते हैं। निलय का नाम देते हैं। तो दाया निलय, दाया आलिंद, और दाया निलय और बाया निलय, और दाया निलय, दाया आलिंद और बाया आलिंद। कंफ्यूजन। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 4 कोष्ठ, चारों कोष्ठों के नाम, ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को निलय। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब इसके काम को समझने के लिए मैं आपको दूसरा डायग्राम बताऊंगा, और आपको उस डायग्राम से काम याद रखना है कि किस तरह हमारा हृदय वर्क करता है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को कि हमारा हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित है। ऊपर वाले दोनों कोष्ठ आलिंद है, एक तो दाया आलिंद, एक बाया आलिंद। नीचे वाले दोनों निलय है, दाया निलय और बाया निलय। सबसे पहले जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे आती है फेफड़ों तक, जिसको हम फुफ्फुस कहते हैं। और फेफड़ों तक ऑक्सीजन आती है, और हृदय उस ऑक्सीजन को, जो ये चारों कोष्ठ ये काम करेंगे हृदय के, और उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंगों तक भेज देंगे। तो शरीर तक ऑक्सीजन जाएगी। तो फुफ्फुस में या फेफड़ों में सबसे पहले ऑक्सीजन आती है, और वहाँ पे वो जो नलिकाएं होती है वहाँ से होते हुए एल्वियोली में जाती है, जहाँ पे मांसपेशियाँ उससे जुड़ी होती है, जहाँ पे वो रक्त नलिकाओं में मिल जाती है। और उस रक्त को हम बोलते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त, क्योंकि ऑक्सीजन फेफड़ों से आता है और उसमें मिलता है, इसलिए ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले जाता है बाएं आलिंद में। ध्यान से सुनना, फेफड़ों से ऑक्सीजनित युक्त रक्त कहाँ गया? बाएं आलिंद में, हृदय के बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद को जो रक्त मिल रहा है वो मिल रहा है फुफ्फुस सीरा से, फुफ्फुसीय सीरा से। ये जो नलिका है उससे रक्त जो है फुफ्फुस से बाएं आलिंद में आ रहा है। उसके बाद बाएं आलिंद से जो रक्त है वो जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय में ये एक वाल्व से जाता है, और उस वाल्व को हम बोलते हैं द्विवलन कपाटिका। तो हमने क्या देखा? ऑक्सीजन फेफड़ों तक आया, फेफड़ों से फुफ्फुस सीरा से बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से द्विवलन कपाटिका से बाएं निलय में आ गया। अब बाएं निलय से धक्के के साथ, बाएं निलय उसको धक्का मारेगा, और वो धक्के के साथ जो है रक्त हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचेगा महाधमनी की सहायता से। तो महाधमनी हमारे शरीर में बाएं निलय से शरीर में रक्त लेके जाती है। अब शरीर में जब रक्त पहुंच जाएगा तो शरीर में वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी तो विऑक्सीकृत रक्त वहाँ पे बनेगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिलेगी तो विऑक्सीकृत रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बनेगा। वो जो रक्त है वो आता है दाएं आलिंद में, शरीर से दाएं आलिंद में किसके साथ आता है? अधो महाशिरा से, अधो महाशिरा के साथ ये दाएं आलिंद में आता है। और दाएं आलिंद से जब रक्त है विऑक्सीकृत रक्त वो जाता है दाएं निलय में, और यहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है जिसको हम बोलते हैं त्रिवलन कपाटिका। त्रिवलन कपाटिका से रक्त आ गया दाएं निलय में। अब दाएं निलय से जो रक्त जाएगा वो जाएगा हमारे फेफड़ों तक या फुफ्फुस तक, और ये किसकी सहायता से जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी या फुफ्फुस धमनी से। तो विऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस तक, फेफड़ों तक वापस आ चुका है, और ये अशुद्ध रक्त है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये हमारे शरीर से आ रहा है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी थी। अब ये CO2 हम
फुसफुस से हमारी जो नाक होती है उससे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरा चक्र होता है बच्चों। इसमें देखो जो हृदय है वहाँ पे 2 बार रक्त आता है। एक बार फुसफुस से फुसफुसीय सीरा तक बाईं आलिंद में, फिर वहाँ से नीचे दाएं नीले में जिसे द्विवलन कपाटिका कहते हैं, फिर महाधमनी से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यहाँ पे बन जाता है CO2, और CO2 रक्त में बनेगा तो वो विऑक्सीकृत रक्त या अशुद्ध रक्त हो जाएगा। वो अधो महाशिरा से दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद में आएगा और वहाँ से त्रिवलन कपाटिका से नीचे दाएं नीले में, और फुसफुसीय धमनी से रक्त जाएगा फेफड़ों में, और अशुद्ध रक्त को हम जो इसमें CO2 है उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रक्त पहले नीचे हृदय में आता है, फिर वापस घूम के हृदय में आता है। तो इस तरह हृदय में 2 बार रक्त आता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बीच में एक पट होता है, विभाजिका पट, जो क्या करता है इन दोनों कोष्ठों के जो रक्त है उनको मिलने नहीं देता। तो ये विभाजिका पट भी आप ध्यान रखना। तो ये पूरी वर्किंग है। अगर आपको लिखना कैसे है ये, अगर हृदय की वर्किंग आती है तो सबसे पहला बिंदु डाल के हमको लिखना है कि फुसफुस से ऑक्सीकृत रक्त फुसफुसीय सिरा से बाएं आलिंद में आता है। इस तरह एक लाइन हम लिख सकते हैं। दूसरा बिंदु लिखेंगे कि बाएं आलिंद से द्विवलन कपाटिका से रक्त बाएं नीले में आता है, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, बाएं नीले से शरीर के सभी अंगों में रक्त जाता है महाधमनी की सहायता से, जो ऑक्सीजनित रक्त है। उसके बाद वहाँ पे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा के उत्पन्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अगला बिंदु लिखेंगे कि शरीर से विऑक्सीकृत रक्त दाएं आलिंद में आता है अधोमहाशिरा की सहायता से, और उसके बाद अगला बिंदु लिखेंगे दाएं आलिंद से त्रिवलन कपाटिका से होते हुए दाएं नीले में अशुद्ध रक्त आता है। उसके बाद अगला बिंदु दाएं नीले से फुसफुस धमनी की सहायता से, और उस तरह हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह वर्किंग लिखेंगे इस डायग्राम को समझ के, तो हमको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से सब लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फुसफुस कोशिकाओं से फुसफुसीय सिरा से हृदय में रक्त आया था, फिर शरीर की महाधमनी से शरीर की कोशिकाओं में गया था, फिर अशुद्ध रक्त महाशिरा से आया, और उसके बाद फुसफुसीय धमनी से वापस फेफड़ों तक आया, और यहाँ से हमने रक्त जो अशुद्ध रक्त है उसके ऑक्सीजन को CO2 को नाक से बाहर निकाल दिया। तो ये 2 बार देखो हृदय में रक्त आ रहा है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, तो वहां भी यही बताना है, हृदय का चित्र बना के और इस तरह से कार्य प्रणाली को समझाना है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, इसको अगर लिखित रूप में देखें तो मानव को हृदय 2 बार पंप कर रक्त को हृदय से बाहर भेजना पड़ता है। एक बार दायां आलिंद रक्त को पूरे शरीर में इकट्ठा कर दायां नीले को भेजता है, हमने देखा था। अगर यहाँ पे बात करूं तो जो कहाँ गया, ये रहा, जो है दायां आलिंद जो है रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा कर दायां नीले में को भेजता है, जिसे दायां नीले फुसफुसीय धमनी से द्वारा ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़ों तक पहुंचा देता है। मतलब यहाँ से रक्त जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस आएगा, तो उसको ऑक्सीजन युक्त होने के लिए भेज देता है, ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़ों तक भेज देता है। उसके बाद बायां आलिंद उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को इकट्ठा कर बाएं नीले में भेजता है। अब यहाँ से आएगा और रक्त इकट्ठा होगा, बाएं नीले में आएगा, बाएं नीले अभी शरीर के अंगों को भेजेगा, शरीर के अंगों तक पहुँचाता है, और इस दौरान हृदय 2 बार रक्त को हृदय में आना पड़ता है, अर्थात परिसंचरण करना पड़ता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और फिर से वापस वही क्रिया चलेगी यहाँ पे। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है जो हमने डायग्राम में समझा। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, पर यहाँ से शुरू किया हुआ है दाएं आलिंद से, ठीक है। तो ये पूरा। अब लोग बाग कहते हैं कि जो हमारा हृदय है वो क्या है, बाईं तरफ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम हमारे फेफड़ों को देखें, मान लो ये हमारे 2 फेफड़े हैं, और अगर मैं हमारे शरीर का ढांचा बनाऊं तो ये हमारे 2 फेफड़े हैं।
अब दोनों फेफड़ों में अगर हृदय जो होता है वो बीच में होता है, पर इसका जो कुछ भाग है, जो धड़कने वाला भाग है, वो इस साइड होता है, हल्का सा जो धक्का मारता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो हृदय है वो बाईं तरफ है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, वो धक्का लगता है क्योंकि जो बायां नीले है वो धक्का मारता है, तो ऐसा लगता है हमको कि ये बाईं तरफ है। अब उसके बाद जो रक्त को ले जाने वाली हमारे शरीर में नलिकाएं हैं उनको देखेंगे। तो हमारे शरीर में जो रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो धमनी और एक सिरा। धमनी वो है जो शुद्ध रक्त को ले जाती है, और शुद्ध रक्त कहाँ से जाएगा? हमारे हृदय से शरीर के और भागों में। तो वे वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित करता है धमनी कहलाती है। ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है, मतलब धमनी साफ रक्त को ले जाती है, ऑक्सीजनित रक्त को, और ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के और भागों में जाएगा। अब उसके बाद सिराएं वे वाहिकाएं जो ऑक्सीजनित रक्त को नहीं बल्कि वी ऑक्सीजनित रक्त, वी ऑक्सीजनित मतलब जिसमें CO2 है, अपशिष्ट युक्त रक्त को प्रवाहित होता है। ये रक्त को हृदय की ओर लाती है, मतलब शरीर में जहाँ पे ऊर्जा बनती है वहां से CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वी ऑक्सीकृत रक्त बन जाता है, तो वहां से ये हृदय की तरफ लेके आती है। तो ये है धमनी और सिरा। तो रक्त वाहिकाओं की अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या है कि ऐसी वाहिकाएं शरीर में जो रक्त को एक जगह से दूसरे जगह पे प्रवाहित करती है वो रक्त वाहिकाएं कहलाती है, और इनको हम दो भागों में बांटते हैं, धमनी और सिरा। अब इन धमनी और सिरा को जो शरीर के जो अंग है वहां पे मिलाने का काम करती है केशिकाएं। रक्त वाहिनियां ऊतकों अंगों में पहुंचकर केशिकाओं का विस्तृत समूह बनाती है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो इस तरह से समझो कि ये शरीर का कोई अंग है, इधर से धमनी ऑक्सीजनित युक्त रक्त लेके आई जिसमें O2 है, ऑक्सीजनित युक्त है, ये तो है धमनी, ये तो है धमनी। अब यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होगी और CO2 बन जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या विऑक्सीकृत रक्त सिरा से हमारे जो फेफड़ों में जाएगा। ये तो फेफड़ों से आ रहा था, ये फेफड़ों में जाएगा। अब इन दोनों को किसी भी अंग में जो जोड़ने का काम करती है वो पतली पतली नलिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं केशिकाएं, केशिकाएं। तो इस तरह समझो, धमनी से रक्त आया, सिरा से गया, और केशिकाएं धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करती है। कोई भी चीज रटनी नहीं है, पूरा समझना है इसको। धमनी जो फेफड़ों से रक्त आएगा, हम श्वास लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीकृत रक्त लेके आती है, और CO2 बनती है शरीर में, तो वो सिराएं लेके आती है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। एक प्रश्न है यहाँ पे कि परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? जब हमने देखा था इस तरह का, तो रक्त पहले इसमें आया था, फिर नीचे, फिर यहाँ से होते हुए शरीर में CO2 बना, फिर यहाँ पे दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में, त्रिवलन कपाटिका से, फिर वापस फेफड़ों में, फिर वहाँ से CO2 निकल गया था। तो हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। ठीक है बच्चों, तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र था पूरा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें,